नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट CNCC 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन खंड 5 शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं -1 इकाई 24 भाषाई विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल क्रियाएं 24.1 प्रस्तावना। शायद आपने कई बार बच्चों को उत्तेजित होकर अपनी माँ के पास दौड़कर कुछ ऐसे कहते सुना होगा, माँ देखो पंख, या माँ देखो बाहर बारिश हो रही है। कई बार माँ कह देती हैं, शायद मैं अभी व्यस्त हूँ, या मुझे तंग मत करो, या हो डंडा यदा कदा पालन करता सकारात्मक रूप से भी उत्तर देते हुए कह सकते हैं, हाँ यह कौवे का पंख है, या हाँ मैंने भी काले बादल देखे थे, यही बादल हमारे लिए बारिश लाते हैं। आओ दोनों खिड़की पर खड़े होकर बारिश देखें। ऐसी अनुक्रियाओं पर पालनकर्ता बच्चों को नए नए शब्दों व संकल्पनाओं से परिचित कराते हैं, जैसे कि जो पंख उन्हें मिला वह कौवे का है या काले बादल बारिश लाते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बोलना सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले खंडों की भाषाई विकास से संबंधित इकाइयों में आपने पढ़ा कि विविध स्थितियों में बच्चों के लिए भाषा भिन्न प्रकार से सहायक होती है। भाषा के कुछ मुख्य कार्य का उल्लेख संक्षेप में नीचे दिए गए स्थान में कीजिए। बाल्यावस्था के प्राथमिक वर्षों में बच्चे तीव्र गति से सीखते हैं। पालनकर्ता इस निर्णायक अवधि का पूरा लाभ उठा सकते हैं और शिशुओं 13 से 36 माह के बच्चों व शाला पूर्व बच्चों को ऐसी कई क्रियाओं में तल्लीन कर सकते हैं जिससे उनके भाषाई कौशलों का विकास हो। आप और 16 इकाइयों में पढ़ चुके हैं कि शिशुओं और 13 से 36 माह के बच्चों के भाषाई विकास को किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है और ऐसा करने में पालनकर्ताओं की क्या भूमिका होती है। इस इकाई में हम शाला पूर्व वर्षों में भाषाई विकास के प्रोत्साहन पर अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बच्चों से बातचीत करने और उनके प्रश्नों के उत्तर देने का महत्व समझ पाएंगे। शाला पूर्व बच्चों के भाषाई विकास तथा पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों को बढ़ाने के लिए क्रियाओं का आयोजन और संचालन कर पाएंगे। जो बच्चे देर विलंब से बोलना शुरू करते हैं उनकी मदद के लिए पालनकर्ता को क्या करना चाहिए, यह समझा पाएंगे। 24.2 बच्चों के साथ बातचीत करना। शाला पूर्व बच्चों के भाषाई विकास को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, आइए इस चर्चा की शुरुआत एक आम समस्या से करें जो कि अक्सर बच्चों के भाषाई विकास में बाधा डालती है। प्रायः पालनकर्ता इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं बच्चों की बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होता। वे अन्य क्रियाओं में तल्लीन होते हैं और बच्चों से स्वयं अपने आप ही स्थितियों से निपटने की अपेक्षा रखते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर में प्रायः चुप रहो, मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे तंग मत करो, जाओ खेलो, या शायद घर पर कोई आया हुआ है, बात मत करो जैसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। बच्चे जिन चीजों और घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं वे उनके बारे में बात तो करेंगे ही, परंतु कई वयस्क बच्चों की इस सहज आवश्यकता के प्रति संवेदनशील नहीं होते। आपके विचार में वयस्कों के ऐसे व्यवहार के क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं? निम्न स्थान में अपने विचार लिखिए और आगे की चर्चा से मिलाइए। हाँ, जिन बच्चों को बार बार धिक्कारा या डांटा डपटा जाए या उनकी बात को नजरअंदाज किया जाए तो वे कुछ भी करने में संकोच करते हैं। निम्न स्तर के प्रेरण और भाषाई विकास के अभ्यास के लिए अल्प प्रोत्साहन देने के कारण उनके भाषाई विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके विपरीत बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके उच्चारणों के प्रति अनुक्रिया दिखाने से उनके भाषाई विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि पिछली इकाइयों में पढ़ा हुआ आपको याद होगा, भाषा के 3 पहलू होते हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना व लिखना। आइए अब जाने कि बच्चों में इन भाषाई कौशलों के विकास के लिए क्या किया जा सकता है। पिछले खंड की भाषाई विकास की इकाई में आपको इस विषय का परिचय मिल चुका है। अब हम इस विषय पर गहन रूप से और विस्तार से चर्चा करेंगे और विभिन्न पहलुओं के बारे में बताएंगे।
इस विषय का मूल सार है शाला पूर्व बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। आइए देखें ऐसा करने में क्या सम्मिलित है। शाला पूर्व बच्चे प्रत्येक चीज के बारे में अत्यधिक उत्सुक होते हैं। वे हमेशा ही आपसे क्या, कैसे और क्यों जैसे प्रश्न पूछते रहते हैं। बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखें, यदि बच्चों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वे और ज्यादा प्रश्न पूछेंगे। जब उन्हें लगता है कि पालनकर्ता उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो जो बातें उनके लिए महत्व रखती है, उनके बारे में वे और चर्चा करेंगे। इकाई 19 में जो आपने पढ़ा उसका पुनः स्मरण करें। आपने पढ़ा था कि जिस क्रिया में बच्चे संलग्न होते हैं उसी में आप भी उनके साथ शामिल होकर उनसे बातचीत शुरू करें। नीचे दिया गया उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। 5 वर्षीय राहुल एक चित्र बना रहा था जब उसकी शिक्षिका उसके पास आकर बैठी। उनकी बातचीत का ब्यौरा नीचे दिया गया है। तुम क्या बना रहे हो? रेलगाड़ी। हम इस रेलगाड़ी में बैठकर बम्बई गए थे। तुम बम्बई गए थे। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे साथ कौन गया था? मम्मी, पापा और अलका। अलका क्या तुम्हारी बहन है? हाँ, वह तुमसे छोटी है या बड़ी? बड़ी। वह पहली कक्षा में पढ़ती है। तो फिर तुमने बम्बई में क्या देखा? मैंने समुद्र देखा। उसमें बड़े जहाज खड़े थे। सच में? क्या तुम उनमें से किसी जहाज में गए थे? नहीं, वे बहुत दूर थे और मैं पानी के ऊपर से कैसे जाता? पापा मुझे तैरना सिखाएंगे। तब मैं तैरकर जहाज तक जाऊंगा। यह तो बहुत मजेदार रहेगा। क्या आपको हाल ही में किसी शाला पूर्व बच्चे के साथ हुई बातचीत याद है? वह बातचीत और उस बच्चे की बातों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? यह निम्नलिखित स्थान में लिखिए। ऐसा करने से आप स्वयं अपने बारे में भी कुछ समझ पाएंगे। बच्चे सामान्यतः प्रत्येक और समस्त चीजों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। यदि उनकी बातों को दिलचस्पी से सुना जाए तो बच्चों को बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है। जो पालनकर्ता ध्यान से बच्चों की बात सुनकर उपयुक्त अनुक्रिया दिखाते हैं, बच्चे भी उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनके साथ खूब बातें करते हैं। बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे वो उन्हें जवाब देने के लिए उकसाएं। ये प्रश्न उन विषयों से संबंधित होने चाहिए जिनमें बच्चों को रुचि हो और जिनके बारे में वे कुछ जानते हों। उपर्युक्त वार्तालाप में क्या आप ऐसे प्रश्नों को पहचान सकते हैं? तुमने कल क्या किया था? और तुमने ये जूते कहीं से लिए? ये ऐसे प्रश्नों के कुछ और उदाहरण हैं। ऐसे प्रश्नों द्वारा आप बच्चों से वार्तालाप शुरू कर पाएंगे। बच्चों से बातचीत के दौरान उनके जवाबों को जैसे वे हैं उसी रूप से स्वीकार करें या उनको और विस्तार से बताएं, किंतु उनके जवाबों की आलोचना न करें। बच्चों की बातों के प्रति आपकी रुचि आपकी आवाज और चेहरे के स्वभाव से छलकने चाहिए। एक बार में एक ही बच्चे के साथ अंतःक्रिया के महत्व को अवश्य ध्यान में रखें। बाल अनुरक्षण केंद्र के कार्यकर्ताओं के लिए यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर भाषाई विकास के संबंध में। सामूहिक क्रियाओं के अपने ही फायदे हैं, परंतु साथ ही पालनकर्ता को प्रत्येक बच्चे के साथ बारी बारी से बातचीत करने के लिए समय निकालना चाहिए। बाल अनुरक्षण केंद्र के कार्यकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को भी बात करने का मौका मिले। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते कि किस तरह बातचीत पर हम स्वयं ही अधिकार जमा लेते हैं और बच्चे मात्र हाँ या नहीं या केवल अपना सिर हिलाकर अनुक्रिया दिखाते हैं। शाला पूर्व बच्चे उस अवस्था में होते हैं जब उनका शब्द भंडार तीव्रता से बढ़ रहा होता है। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए हम उनकी सहायता कर सकते हैं। उनसे बातचीत करते हुए हम नए नए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनका शब्द भंडार और विस्तृत होगा। उदाहरणतः निम्नलिखित प्रकार के कथन शब्द भंडार को विस्तृत करने में सहायक होते हैं। ओह, तुम्हारे कपड़ों का तो वही रंग है जो इस फूल का है। दोनों ही पीले हैं। यहाँ एक बात का जरूर ध्यान रखें। बच्चों के शब्द भंडार में नए नए शब्द जोड़ने का प्रयास अच्छा है, परंतु इसका यांत्रिक तरीका नहीं अपनाना चाहिए। बच्चों से बातचीत के दौरान उन्हें जानकारी अवश्य दें, परंतु ऐसा खेलपूर्ण ढंग से करें। यह सुनिश्चित करें कि बच्चों से हो रही बातचीत उनके लिए मजेदार हो। बच्चे की दिलचस्पी जागृत कर उनके विचारों को विकसित होने और बातचीत को बिना रोक टोक के प्रवाह में चलने दें।
क्या आपको इस पहलू से संबंधित इकाई 19 में दिए गए उदाहरण याद हैं? क्या आप एक और उदाहरण याद कर सकते हैं जो शायद आपने एक पालनकर्ता और शाला पूर्व बच्चे की बातचीत में सुना हो? यदि नहीं, तो आप कुछ पालनकर्ताओं को शाला पूर्व बच्चों से बातचीत करते सुने और एक ऐसी चर्चा चुने जिसमें बच्चों को नए शब्दों व संकल्पनाओं से परिचित कराया जा रहा था और बच्चे उस क्रिया में रुचि ले रहे थे। बच्चों की भाषाई गलतियां सुधारना एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, शाला पूर्व बच्चे व्याकरणिक नियमों और शब्दों का सही प्रयोग करना सीख रहे होते हैं। वयस्क बच्चों की भाषा में प्राय गलतियां निकालती हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप पिछले खंडों में पढ़ भी चुके हैं, शाला पूर्व बच्चे कुछ व्याकरणिक गलतियों करते हैं। 10 वर्ष के होने पर भी बच्चे कभी कभी कालों टेंस का प्रयोग करते समय असमंजस में पड़ जाते हैं। इस तरह की गलतियां विकासात्मक अवस्था का पहलू है। यह सोचकर उन्हें सही करने की बहुत जल्दी न करें। ऐसी गलतियों को लेकर न तो बच्चों की निंदा करें और न ही उनकी हंसी उड़ाएं। बच्चे के कथन को दोबारा से रूपांतरित करके अप्रत्यक्ष रूप से उसकी गलती को सुधारें और बातचीत को आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, यदि बालिका कहती है, मम्मी 1:30 बजे आएगी, और आप कहते हैं, यह 1:30 नहीं है, इसे 1:30 कहते हैं। अच्छा, अब इसे दोहराओ। तो इस प्रकार की त्रुटि सुधार से वह हतोत्साहित हो सकती है। पर यदि आप कहें, मम्मी 1:30 बजे आएगी, क्या उन्होंने तुम्हें ऐसा कहा था? तो बच्चे को अपने गलत प्रयोग का एहसास भी हो जाएगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। इस संदर्भ में एक अन्य नजरिया भी है। कई लोगों का मत है कि शाला पूर्व बच्चों के कथनों में गलतियों को सुधारने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और न ही इन गलतियों के प्रति घबराना चाहिए। अपने इस मत के पक्ष में वे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वे स्वयं ही वयस्कों के व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करने लगेंगे। 24.3 भाषा तथा पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खेल क्रियाएं। बच्चों के साथ अंतःक्रिया के दौरान आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चे कोई नई संकल्पना सीखते हैं, वे उसको व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द भी सीख लेते हैं। जब तक कि बच्चे किसी शब्द द्वारा प्रस्तुत की गई नई संकल्पना को नहीं समझेंगे, उनके लिए वह शब्द अर्थपूर्ण नहीं होगा। उदाहरण के लिए, पहाड़, नदी या बर्फ जैसे शब्द एक ऐसे बच्चे के लिए अर्थहीन होंगे जिसने इनको न तो कभी वास्तविक रूप में देखा हो और न ही कभी इनकी तस्वीर ही देखी हो। यह स्पष्ट है कि इकाई 22 और 23 में वर्णित क्रियाओं के माध्यम से भी भाषाई विकास को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए, परिवेश का अन्वेषण करते हुए बच्चे उसके बारे में बातचीत तो करेंगे ही। जब बच्चे बाहर घूमने निकलें तो उन्हें आसपास की वस्तुओं और घटनाओं, जिनको वे देख और सुन रहे हैं, का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, पेड़ पर बैठा पक्षी, दीवार से कूदती हुई बिल्ली या मिमियाती हुई बकरी। जिस चीज ने बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और मन में जिज्ञासा उठाई है, जैसे कि जब बिल्ली दीवार से कूदती है तो उसे चोट क्यों नहीं लगती या क्यों एक पक्षी उड़ सकता है किंतु बच्चे नहीं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देकर आप बच्चों की भाषा और विचार शक्ति को और आगे बढ़ा सकते हैं। भ्रमण के दौरान बच्चों का ध्यान उनके आसपास की विभिन्न वस्तुओं की ओर आकर्षित करें व उनको उसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, आप हिलते हुए पत्तों व घास की ओर बच्चों का ध्यान केंद्रित कर बच्चों की रुचि जागृत कर सकते हैं। बच्चों की रुचि जागृत होते देख आप उनसे पत्तों व घास के हिलने का कारण पूछ सकते हैं। इससे संबंधी बातचीत शुरू हो सकती है। परंतु यह चर्चा भ्रमण के साथ ही समाप्त नहीं हो जानी चाहिए। जैसा कि आपने पिछली इकाई में पढ़ा, भ्रमण के बाद भी विषय पर आसानी से बातचीत की जा सकती है और ऐसा करना भी चाहिए। परिवेश की विभिन्न ध्वनियों जैसे पत्तियों की सरसराहट, वर्षा की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, यंत्रों की आवाज, मित्र की आवाज, चूड़ियों की खनखनाहट, कागजों की सरसराहट, सीढ़ियों पर पैरों की आवाज आदि की ओर बच्चों का ध्यान केंद्रित करके भी पालनकर्ता बच्चों के श्रवण संबंधी कौशलों को विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। पालनकर्ता इस अवसर का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं को अच्छी तरह गहराई देखने और उन वस्तुओं में समानताओं और विषमताओं को पहचानने की योग्यता को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं।
हम में से बहुत ही कम लोगों को यह एहसास है कि श्रवण संबंधी कौशल तथा वस्तुओं के बीच समानता और भेद पहचानने के कौशल आगामी वर्षों में बच्चों के पढ़ना और लिखना सीखने में सहायक होते हैं। वस्तुतः ये दोनों महत्वपूर्ण पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल हैं। कई ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा पालनकर्ता बच्चों में ये कौशल विकसित कर सकते हैं। उदाहरणतः, जैसा कि आपने पिछली इकाई में पढ़ा, आप बच्चों को एक पत्ता देकर उन्हें बाग में उस पौधे को ढूंढने को कह सकते हैं जिस पौधे का पत्ता उसे दिया गया हो। ऐसी कुछ और क्रियाओं की सूची उपभाग 24.3.9 में दी गई है। 24.3.1 पढ़ना लिखना सीखने की तैयारी। जो भी जटिल कार्य हम करते हैं उन सब का आधार कई सरल कार्य होता है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि इन सरल कार्यों का उस जटिल कार्य से कोई संबंध नहीं है, परंतु वास्तव में ये जटिल कार्य इन सरल क्रियाओं के बिना संभव नहीं होता। पढ़ना और लिखना सीखने जैसा जटिल कार्य भी कई सरल कार्यों से और उन पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, पढ़ना, पठन और लिखना तभी संभव है जब बच्चे की तंत्रिकीय संरचना सुसमेकित, समन्वित हो। सुसमेकित तंत्रिकीय संरचना बच्चे के शारीरिक क्रियाकलापों पर आधारित है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक क्रियाकलाप तथा गतिविधियां बच्चों के तंत्रिकीय विकास और संवेदी कौशलों के विकास को बढ़ावा देकर उन्हें लिखने और पढ़ने में मदद करती हैं। पढ़ना और लिखना सीखने की तैयारी बच्चे की वृद्धि, ग्रोथ और प्राप्त अनुभव, एक्सपीरियंस के विभिन्न पहलुओं के समावेश पर आधारित होती है। पढ़ना व लिखना सीखने के लिए तंत्रिकीय विकास, संज्ञानात्मक विकास और भाषाई विकास पूर्वापेक्षित है। इसके अतिरिक्त बच्चे की स्व उत्प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, उसकी स्व संकल्पना, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अन्य लोगों के उसके बारे में विचार और बच्चे की चुनौती का सामना कर पाने की योग्यता भी पढ़ना व लिखना सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ भी सीख पाने में भावनाओं का बहुत महत्व है और यह बात छोटे बच्चों पर भी लागू होती है। उदाहरणार्थ, यदि बच्चों को गिरने का भय बना रहेगा तो वे ऐसे खेल ही नहीं खेलेंगे जहां इसकी संभावना होगी। अगर बच्चे विजयी होने के लिए अति उत्सुक, ओवर एंग्शियस हैं, तो हो सकता है कि वे विजयी तो हो जाएं, परंतु इस विजय के लिए वह जिस संज्ञानात्मक और भावात्मक तनाव से होकर गुजरेंगे, वह उनके भावी विकास के उचित नहीं है। पढ़ना और लिखना सीखने के लिए सामाजिक, भावात्मक परिपक्वता का एक निश्चित स्तर अनिवार्य है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार पढ़ने के लिए अपेक्षित शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई और सामाजिक और भावात्मक क्षमताएं संभवतः अधिकांश बच्चे 7 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि बच्चों पर योग्य होने से पहले तथा समय पूर्व पढ़ने और लिखने का दबाव डालना लाभदायक होने की बजाय ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अनुसंधानों से यह भी पता चला है कि जो बच्चे बहुत जल्दी सफलतापूर्वक पढ़ना या लिखना सीख भी लेते हैं, उन्हें इस उपलब्धि का आगे चलकर कोई विशेष फायदा नहीं होता। 8 या 10 साल की उम्र तक जिन बच्चों ने थोड़ा देर से भी पढ़ना लिखना सीखा था और जिन बच्चों ने जल्दी सीखा था, उन दोनों के स्तर लगभग बराबर ही होते हैं। शाला पूर्व समय वह समय है जब भाषाई विकास, संवेदी क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और बच्चे के शारीरिक कौशलों को आगे बढ़ावा देने के लिए भावी शैक्षणिक सफलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में सहायक समय है। और बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर चर्चा हम इस पाठ्यक्रम की कई पिछली इकाइयों में कर चुके हैं। आइए अब कुछ ऐसे उदाहरण लें जो यह दर्शाती है कि किस प्रकार कई सामान्य शाला पूर्व क्रियाएं पढ़ना और लिखना सीखने के लिए बच्चे को तैयार करती हैं। दौड़ने, कूदने, ऊपर चढ़ने, पेंटिंग, चिपकाने, गुटके बनाने, प्रहेलिकाओं के साथ खेलने जैसी अन्य कई खेल क्रियाएं बच्चों की दाएं बाएं की समझ, प्रत्यक्षीकरण के कौशलों, आँखों और हाथों के बीच समन्वय, पूरे और अंश में संबंध देख पाने की योग्यता, जो कि पढ़ने और लिखने के लिए अपेक्षित हैं, की वृद्धि में सहायक होती हैं। संगीत और शारीरिक गतिविधियों संबंधी खेल क्रियाएं, भाषा संबंधी खेल और पेंट, क्रेयॉन और पेंसिल का मुक्त रूप से प्रयोग करने के अवसर पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों को बढ़ावा देने में स्पष्ट भूमिका अदा करते हैं। बाल कविताएं, चर्चा और योजना सत्र,
कहानी सुनाना, नाटकीकरण और यहाँ तक कि अल्पाहार के समय बच्चों से बातचीत, यह सभी बच्चों को इस बात से अवगत कराते हैं कि भाषा कितने विभिन्न कार्यों के लिए और संदर्भ में इस्तेमाल की जाती है। पढ़ना और लिखना भाषा के अनिवार्य पहलू हैं। शाला पूर्व बच्चों को ऐसे अनुभव प्रदान करना अनिवार्य है जो उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करेंगे। तो आइए अब कुछ विशिष्ट पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों पर चर्चा करें और यह सोचें कि उन्हें बढ़ावा देने के लिए आप किस प्रकार की क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। इकाई 19 में आपने पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों और इन्हें अर्जित करने में सहायक अवसरों को प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं, लेखन पूर्व और पठन पूर्व कौशलों का अर्जन शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे भाषाई और मुद्रण प्रिंट के अनुभव प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल विकसित होते हैं। बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। मौखिक भाषा और बच्चे का शब्द भंडार पढ़ने और लिखने के लिए अनिवार्यतः पूर्वापेक्षित है। इसी तरह पढ़ पाने और लिख पाने के लिए बच्चे का यह समझना आवश्यक है कि मुद्रित भाषा और बोली जाने वाली भाषा आपस में संबद्ध है। बच्चे को यह तथ्य ज्ञात होना चाहिए कि मुद्रित भाषा संचार का एक साधन माध्यम है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, बच्चों के कई दैनिक अनुभव उनमें यह समझ विकसित करते हैं। क्या आप इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जी हाँ, कागज के थैलों, समाचार पत्रों, मैगजीनों, सड़कों पर लगे इश्तेहारों पर छपे चित्रों और शब्दों को देखना तथा परिवार के सदस्यों को पढ़ते व लिखते देखना, खरीदारी के सामान की सूची बनवाने में मदद करना इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। बच्चों का वर्णमाला के अक्षरों, उनकी आकृति और ध्वनि से परिचित होना अनिवार्य है। विभिन्न वर्गों और उनकी ध्वनियों में भेद कर पाने की योग्यता बच्चे को पढ़ने और लिखना सीखने में सहायक होती है। भेद कर पाने की योग्यता शैशवावस्था से ही विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है। उदाहरणतः, जैसा कि आपने इकाई 19 में पढ़ा, जब छोटे बच्चे दो समान ध्वनियों में भेद करना सीखते हैं, ऐसे में वे उस कौशल को अर्जित कर रहे होते हैं जो उन्हें बाद में बात और रात जैसे समान ध्वनियों वाले शब्दों में भेद करने में मदद करेगा। आकस्मिक अनुभवों के अतिरिक्त बच्चों के सीखने के कुछ नियोजित अनुभव प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है जो उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करेंगे। आइए अब कुछ ऐसी खेल क्रियाओं की चर्चा करें जो आप शाला पूर्व बच्चों के साथ पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों सहित भाषाई विकास को प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित कर सकते हैं। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 24.3.2 श्रवण विभेदीकरण संबंधी क्रियाएं। ये क्रियाएं ध्वनियों में भिन्नता को पहचानने से संबंधित हैं। ये क्रियाएं बच्चों को ध्वनियों को ध्यान से सुनने और उनमें विभेद करने के अवसर प्रदान करती हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, जब बच्चे वातावरण का अन्वेषण संबंधी क्रियाएं कर रहे हों, तो आप उन क्रियाओं के अंतर्गत श्रवण विभेदीकरण संबंधी क्रियाएं सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ऐसी क्रियाओं की संरचना कर सकते हैं जो बच्चों को विभिन्न ध्वनियों में भिन्नता का पता लगाने के अवसर दें। आइए कुछ ऐसी क्रियाओं पर ध्यान दें। बच्चों को कुछ ऐसे खिलौने व खेल सामग्री दें जो आवाज करते हों। जब बच्चे इन वस्तुओं से परिचित हो जाएं तो इनमें से कुछ को, जैसे झुनझुना, घंटी, घुंघरू और चम्मच, फर्श पर बिछे एक कपड़े के नीचे रखें। अब कपड़े के नीचे अपना हाथ डालें और एक एक वस्तु को बजाएं और बच्चों से उसे पहचानने को कहें। पर्दे के पीछे एक बच्चे को ताली बजाने, पैर थपथपाने, खांसने, जम्हाई आदि लेने की क्रिया करने को कहें। फिर अन्य बच्चों से पूछें कि उसने क्या ध्वनि निकाली। बच्चों को दो समूह में बांटें। एक समूह के बच्चे पर्दे के पीछे छिप जाएं और उस समूह का कोई एक बच्चा कुछ कहे, जैसे बाल कविता की एक पंक्ति। दूसरे समूह के बच्चों को उस बच्चे को पहचानने के लिए कहें जिसने कविता बोली थी। शुरू में आप देखेंगे कि बच्चों को यह क्रिया कुछ कठिन लगेगी और उन्हें आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ेगी। मदद के रूप में आप जिस बच्चे ने पंक्ति बोली थी उसके बारे में कुछ संकेत दें, जैसे उसने आज किस रंग के कपड़े पहने हैं इत्यादि। बच्चों को बक्से में से खिलौने के जानवरों या जानवरों के चित्र निकालने को कहें। आप यह निश्चित कर लें कि प्रत्येक के पास एक चित्र अथवा खिलौना है।
अब आप एक एक करके इन जानवरों की आवाज निकालें। जानवर की आवाज को सुन उस बच्चे को उठने को कहें जिसके पास उस आवाज वाले जानवर का खिलौना या चित्र है। उसे कहें कि वह अपना खिलौना चित्र सबको दिखाए। घर में रोजमर्रा की जिंदगी में प्रायः सुनाई देने वाली ध्वनियों को बच्चों को पहचानने को कहें। बच्चों को आंखें बंद करने को कहें और जो वे सुन रहे हैं उसे बताने को कहें। आसपास कई प्रकार की आवाजें होंगी, जैसे दरवाजे पर दस्तक, बाल्टी में नल से गिरते हुए पानी की ध्वनि, मेज पर प्लेटें रखने पर होने वाली ध्वनि, स्टोव को पंप करते समय होने वाली ध्वनि, कपड़े धोने की आवाज आदि। समान ध्वनियों से शुरू या खत्म होने वाले शब्दों से बच्चों को परिचित कराने वाली क्रियाएं भी लाभप्रद हो सकती हैं। ऐसी क्रियाएं बच्चों को शब्दों में भिन्नता जानने में सहायक होंगी। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण हैं फल, जल, मल, कल, कार, हार्या, कमल, कलम, राम, रात, राज। इसी तरह आप बच्चों से तुकांत या एक समान शब्द समाप्त होने वाले शब्दों को बोलने को कहें, जैसे माल, जाल, हाल, रेल, जेल, खेल, तेल आदि। आप इस क्रिया को बदलकर भी बच्चों के साथ आजमा सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में समान ध्वनि निकलती हो, ऐसे कुछ शब्द जल्दी जल्दी बोलकर और बीच में कुछ भिन्न ध्वनि वाला एक शब्द बोलकर बच्चों को इस शब्द को पहचानने को कहें। उदाहरणतः राम, नाम, काम, आम, नाम, काल। प्रत्येक शब्द बोलने के बाद थोड़ा ठहरें ताकि बच्चे उसे अच्छी तरह सुनें। ऐसी क्रियाएं ध्वनियों को पहचानने और समान शब्द से समाप्त होने वाले शब्दों में भिन्नता को पहचानने के लिए सहायक सिद्ध होंगी। 24.3.3 गीत और बाल कविताएं। बच्चों को गीत गाना और कविताएं बोलना बहुत अच्छा लगता है। गीत गाना और कविताएं बोलना न केवल मजेदार क्रियाएं हैं, प्रत्युत ये बच्चों के भाषाई विकास को प्रोत्साहित करने में भी उपयोगी सिद्ध होती है। इनसे बच्चे नए शब्द और नए वाक्यों के साथ साथ नई संकल्पनाएं भी सीखते हैं। अगर गीत में समान अक्षरों से समाप्त होने वाले शब्द हैं, तो यह श्रवण संबंधी विभेदीकरण के विकास में सहायक होगा। हम सब कल खाने लगे फल, ताकि मिले हमें बल, और बीमारी जाए टल। ढपली, थाली, ढोलक, झुंझुना जैसे वाद्य यंत्रों, यहाँ तक कि कटोरी और चम्मच जैसी वस्तुओं के प्रयोग से गीतों और कविताओं को और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। गीत या कविता गाते समय यदि संकेतों और हाव भावों का प्रयोग किया जाए तो यह क्रिया और मनोरंजक हो जाती है। निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। मेरे खरगोश के हैं 2 लंबे कान। बच्चे अपनी 2 उंगलियों को उठाकर कान बनाते हैं और उसकी मूंछें है उसकी शान। बच्चे अपने हाथों से मूंछें बनाते हैं, उसको पसंद है गाजर खाना। बच्चे गाजर खाने का नाटक करते हैं और फुदक फुदक कर इधर उधर जाना। बच्चे कूदकर यहाँ वहाँ घूमते हैं। इस तरीके से बोली गई कविता किस प्रकार भाषाई विकास में सहायक हो सकती है? बच्चों के शब्द भंडार में इसके द्वारा कौन से नए शब्द जुड़ सकते हैं? आपके विचार में जिस बच्चे ने खरगोश देखा हुआ है, क्या वह उस बच्चे की तुलना में जिसने खरगोश नहीं देखा है, इस क्रिया में ज्यादा आनंद लेगा? अपने विचार नीचे दी गई जगह में लिखिए और आगे की चर्चा से तुलना कीजिए। हाँ, इस कविता द्वारा बच्चे नए शब्दों से परिचित होंगे और उनका शब्द भंडार बढ़ेगा। इस कविता के साथ साथ की जाने वाली गतिविधियों और संकेत बच्चों को नए शब्दों का अर्थ समझने में सहायक होंगे। उदाहरण के लिए, बच्चे जब फुदकेंगे तो उन्हें फुदकना शब्द का अर्थ समझ में आएगा। इस प्रकार वे नई नई संकल्पनाएं अर्जित करेंगे। जिस बच्चे को किसी वस्तु के बारे में अनुभव हुआ हो तो वह उस बच्चे की तुलना में जो इस वस्तु से अवगत नहीं है, संबद्ध संकल्पना सरलता से सीख सकता है। अर्थात यह कविता उस बच्चे के लिए अधिक अर्थपूर्ण होगी जिसने खरगोश को फुदकते हुए, गाजर खाते हुए देखा हो। तथापि आदर्श रूप से इस कविता के संदर्भ में पालनकर्ता को बच्चों को खरगोश दिखाना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो उसे उन्हें खरगोश का चित्र अवश्य दिखाना चाहिए। पालनकर्ता को बच्चों को खरगोश के फुदकने के तरीके से परिचित भी कराना चाहिए। 24.3.4 कहानियाँ। क्या आपने किसी बच्चे को कभी कहानी सुनाई है? कहानी सुनाते समय क्या आपने ध्यान दिया है कि बच्चे को इसमें कितना मजा आया?
बच्चों का कहानी सुनाने का आग्रह, चाहे उन्होंने वह कहानी पहले कितनी ही बार क्यों न सुनी हो, हम सबके लिए एक आम अनुभव है। ऐसे अनुरोधों की उपेक्षा न करें। बच्चों को नियमित रूप से कहानियाँ सुनाएं। बच्चों को कहानी सुनाते समय अपनी आवाज को कहानी के पात्रों के चरित्र के अनुकूल ढालने की कोशिश करें। ऐसा करने से कहानी रोचक बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कहानी में शेर कुछ कह रहा हो तो ऐसे में आपका स्वर तेज और ऊंचा होना चाहिए। डरे हुए खरगोश की बात कहते हुए आप कामपति आवाज का इस्तेमाल करें। खरगोश यदि दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ने की गति के अनुसार वाक्य तेज गति से बोलें, और कछुआ यदि धीरे धीरे चल रहा है तो आप अपने स्वर को धीमा करें। आवाज के साथ ही आपके चेहरे के हाव भाव में भी परिवर्तन आना चाहिए। शेर के बोलने पर आप अपनी आंखें बड़ी करें और दांत भींच लें। डरे हुए खरगोश की बारी में आपके चेहरे पर भय के भाव होने चाहिए। पात्र या घटना के अनुकूल आवाज निकालना भी महत्वपूर्ण है, जैसे शेर की गर्जन, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते का भौंकना, बकरी का मिमियाना, बच्चे का रोना आदि। कहानी में बच्चे का ध्यान बनाए रखने के लिए संकेतों का प्रयोग भी करें, जैसे शेर का बढ़ता हुआ पंजा, बिल्ली का कूदना या बंदर का केला छीलना। कहानी सुनाते समय और कहानी समाप्त होने के पश्चात बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। वस्तुतः जब आपकी कहानी पूरी हो जाए तो बच्चों से कहानी के बारे में बातचीत करें। कहानी सुनते समय अक्सर बच्चे उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि स्वयं को कहानी का एक पात्र समझने लगते हैं। कहानी सुनते समय या समाप्त होने पर बच्चों के मन में कहानी के बारे में जो कुछ भी विचार आता है उसे मुक्त रूप से व्यक्त करने के लिए अवसर दें। इस प्रकार जब बच्चे एक दूसरे के विचार सुनते हैं तो वे दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना और समझना सीखते हैं। नाटकीकरण अर्थात अभिनय करना कहानी सुनाने से संबद्ध एक रोचक क्रिया है। बच्चों को कहानी याद करके दोहराने में मदद करें और उसके विभिन्न पात्रों की भूमिका को लेकर अभिनय करने को कहें। यह सामूहिक क्रिया बच्चों में सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देगी। नाटकीकरण बच्चों द्वारा अपने संवेग व्यक्त करने का अवसर भी मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? हाँ, जब बच्चे स्वयं को कहानी का पात्र मानकर उसकी भूमिका अदा करते हैं तो उनको वे भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलता है जो वे आमतौर पर किसी कारण व्यक्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जिस बच्चे के साथ घर में सख्ती की जाती हो सकता है वह नाटकीकरण के दौरान एक रौबीले शेर की भूमिका अदा करते हुए अपनी दबी हुई भावनाएं व्यक्त कर पाए। क्या आप कहानी सुनाने और नाटकीकरण के कुछ अन्य लाभ बता सकते हैं? हाँ, इनके द्वारा बच्चे नए शब्द व संकल्पनाएं सीखते हैं। ये क्रियाएं बच्चों की कल्पना शक्ति को भी उद्दीप्त करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कैसे? कहानी सुनाने की क्रिया में विविधता लाने का एक अन्य रोचक तरीका है बच्चों को स्वयं कहानी बनाने, निर्माण करने के लिए कहना। किसी एक कथन से आप कहानी की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे एक समय की बात है, एक लड़की थी राधा। अब इस वाक्य के आगे प्रत्येक बच्चे को एक एक वाक्य जोड़ने को कहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक कहे, उसके पास एक कुत्ता था, दूसरा बोले, राधा उसे बहुत प्यार करती थी, तीसरा बोले, एक बार वह कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रही थी, आदि आदि। इस तरह कहानी जारी रहती है और तब तक चलती रहती है जब तक बच्चे स्वयं इसे समाप्त नहीं कर देते। इस प्रकार की क्रिया न केवल भाषाई विकास को ही प्रेरित करती है, प्रत्युत बच्चों में सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देती है। तथापि संभव है कि बच्चों के साथ आपको यह क्रिया कई बार दोहरानी पड़े और तभी बच्चे इसे सफलतापूर्वक कर पाएं और उन्हें ऐसा करना मनोरंजक लगे। बच्चों को किसी अपरिचित कार्य में समायोजित होने में कुछ समय तो लगता है। कहानी गढ़ने के दौरान आप बच्चों को उदाहरणों सहित बार बार समझाएं कि उनसे क्या अपेक्षित है। हो सकता है आपको कुछ बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करना पड़े। क्रिया के दौरान किसी बच्चे द्वारा बोले गए वाक्य का मजाक न उड़ाएं, अन्यथा भविष्य में वे क्रिया में भाग लेने में हिचकिचाएंगे। जब बच्चे यह समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है और आप उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो कहानी निर्माण की क्रिया रोचक और उद्दीप्त करने वाली क्रिया बन जाएंगी। यह बात कहानी निर्माण करने और नाटकीकरण दोनों ही क्रियाओं पर लागू होती है। 24.3.5 पहेलियाँ।
भाषाई कौशलों को बढ़ावा देने के लिए आसान व सरल पहेलियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। आप नीचे दी गई पहेलियों की तरह अन्य कई पहेलियां स्वयं ही गठित कर सकते हैं। मेरी लंबी है नाक और छोटी है पूंछ, मैं हूँ मोटा, ताजा बताओ कौन हूँ मैं। आकार है मेरा गोल, रंग है मेरा लाल, पेट मेरा है रस भरा, कौन हूँ मैं, बोलो जरा। इस क्रिया में परिवर्तन लाने के लिए इसे निम्न प्रकार से भी खेला जा सकता है। कुछ चित्रों के कार्ड आप बच्चों के सामने रखें और उन चित्रों में से किसी एक पर पहेली पूछें। पहेली के उत्तर में बच्चों को समूह में से कार्ड पहचानकर उठाने को कहें। उदाहरण के लिए, इसका प्रयोग सब्जी काटने के लिए होता है। चाकू, यह ठंडी और मीठी होती है। आइसक्रीम, इसकी 4 टांगे होती हैं और नाक बहुत बड़ी होती है। हाथी, बादलों को देखकर नाचता है। मोर, डंडा। बच्चों को अपने आप पहेलियां बनाने का भी मौका दें। इसमें उन्हें किसी चीज का वर्णन करना और उसके विशेषताओं को शब्दबद्ध करना आएगा। ऐसा करने से उनके वर्णनात्मक व अभिव्यक्ति संबंधी कौशल सुदृढ़ होंगे। यह क्रिया बड़ी उम्र के शाला पूर्व बच्चों के लिए उचित रहेगी। 24.3.6 चित्र का वर्णन। इस क्रिया के लिए मैगजीन और अखबारों से चित्र काटें। चित्र रंगीन हो तो ज्यादा अच्छा होगा और उन्हें गत्ते पर चिपकाएं। ये चित्र घरों में प्रयुक्त होने वाली आम वस्तुओं, फलों, सब्जियों, फूलों, जानवरों इत्यादि के या कुछ क्रियाओं के भी हो सकते हैं। चित्र में जो कुछ भी बच्चे देख रहे हैं, उन्हें उसका वर्णन करने के लिए कहें। बच्चों का ध्यान चित्र के ब्यौरों पर केंद्रित करने में उनकी मदद करें और चित्र संबंधित प्रश्न पूछें। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं, बंदर क्या कर रहा है? या क्या दोनों फूलों का आकार समान है? इस प्रकार की क्रिया से बच्चों की अवलोकन करने की क्षमता बढ़ती है। अवलोकन कर पाना एक महत्वपूर्ण पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल है। यह क्रिया बच्चों के वर्णनात्मक कौशलों को भी सुदृढ़ करती है तथा संप्रेषण की योग्यता को विकसित करती है। इस क्रिया को निम्न प्रकार से रूपांतरित भी कर सकते हैं। किसी क्रिया या दृश्य का चित्र लें। उदाहरणतः, गेंद के साथ खेलती हुई बालिका, पेड़ पर बैठे बंदर या बाजार में खरीदारी करते हुए लोगों के चित्र। इस चित्र के आधार पर शाला पूर्व बच्चों को कहानी बनाने के लिए प्रेरित करें। शुरू में कहानी बनाने में आपको बच्चों की मदद करनी पड़ेगी। कहानी बनाने में उनकी मदद के लिए उनसे ही प्रश्न पूछें। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न न केवल बच्चों को चित्र में दिए गए दृश्य का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए, प्रत्युत चित्र में दर्शाई घटना से पहले या बाद में क्या घटित होगा, इस बारे में भी उन्हें बात करने के लिए प्रेरित करें। ऐसे प्रश्नों के उदाहरण हैं, के लिए, बंदर चिल्ला क्यों रहा है? और अब बंदर क्या करेगा? भाषाई विकास को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त ऐसी क्रिया बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में भी सहायक होंगी। 24.3.7 सूक्ष्म क्रियात्मक समन्वय के लिए खेल क्रियाएं। क्या आपको इस खंड की इकाई 21 याद है, जिसमें आपने सूक्ष्म क्रियात्मक समन्वय को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ा था? क्या आप बता सकते हैं कि ये क्रियाएं बच्चों को पढ़ना और लिखना सीखने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं? जी हाँ, इस इकाई में वर्णित क्रियाएं बच्चों के हाथ और आंख के बीच समन्वय, उंगलियों में समन्वय को बढ़ावा देती हैं। हाथ की छोटी पेशियों पर नियंत्रण और हाथ और आंख के बीच समन्वय लिखना व पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। 24.3.8 आँखों, हाथों के बीच समन्वयन संबंधी खेल क्रियाएं। जैसा कि आप जानते हैं, लिखने के लिए आँखों और हाथों के बीच समन्वय होना अनिवार्य है। बच्चों के आँखों और हाथों के समन्वय को विकसित करने के लिए क्रियाएं आयोजित करना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास संबंधी क्रियाएं जिनके बारे में आपने इकाई 21 में पढ़ा है, आँखों और हाथों के बीच समन्वय को बेहतर बनाती हैं। इसके अतिरिक्त चित्रों की बाहरी रेखा पर बीज या डंडा, पत्थर रखना, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में पानी उड़ेलना, बोतलों के ढक्कन बंद करना, प्रहेलिकाओं, जिग सा को समुचित खांचे में ठीक बैठाना, जूते के फीते बांधना, बटन बंद करना आदि बच्चों के आँखों और हाथों के बीच तालमेल को सुधारता है। आप उपर्युक्त और निम्नलिखित क्रियाओं को अपने परिवार के आस
पड़ोस के बच्चों के साथ आयोजित कर सकते हैं। आपने गत्ते में छेद कर उन छेदों में से धागे पिरोने की क्रिया के बारे में पढ़ा है। आप निम्नलिखित ढंग से इस क्रिया को रूपांतरित कर सकते हैं। किसी गत्ते के टुकड़े पर बच्चे के नाम का पहला अक्षर बड़ा बड़ा लिखिए। अब इस अक्षर पर आधे आधे इंच की दूरी पर छेद करिए। बच्चे को इन छेदों में धागा पिरोने, निकालने को कहिए। इसके लिए मोटे धागे का प्रयोग करें। इस धागे को कड़ा करने के लिए धागे को गोंद में से निकालकर उसे सुखा लें। ऐसा करने से बच्चे इन छेदों में से धागा आसानी से निकाल पाएंगे। अपने नाम के पहले अक्षर की बाहरी रेखा बनते देख बच्चे हर्षित होंगे। यदि बच्चों की इच्छा हो तो उनके नाम के सभी अक्षरों के लिए ऐसी ही क्रिया की जा सकती है। कोई ऐसी वस्तु लें जिसका आकार साधारण हो और वह पकड़ने में आसान हो। जमीन पर रेत या चौक का चूरा छिड़के और उस वस्तु को उस स्थान पर रख दें। फिर बच्चे को दिखाएं कि उंगली से उस वस्तु की बाहरी रेखा कैसे खींची जा सकती है। स्वयं कर दिखाने के उपरांत बच्चे को रूपरेखा खींचने को कहें। विकल्प के रूप में आप बच्चों को चौक देकर उस वस्तु की बाहरी रेखा को जमीन पर खींचने के लिए भी कह सकते हैं। यदि बच्चे बड़े हों और पूर्वोक्त क्रिया करने में समर्थ हों, तो आप क्रिया को रूपांतरित कर उन्हें तस्वीरों और अक्षरों का खाका खींचने, ट्रेसिंग के लिए कह सकते हैं। ध्यान रखें कि इस क्रिया के लिए उपयोग की गई वस्तु या चित्र की बाहरी रूपरेखा सुस्पष्ट हो ताकि खाका अच्छी तरह खींचा जा सके। वर्णमाला की पुस्तक, चार्ट बड़े बड़े व स्पष्ट अक्षरों में हों। चित्र, अक्षर के ऊपर तक पतला पारदर्शी कागज रखें और बच्चों को क्रेयन, पेंसिल से उसकी बाहरी रूपरेखा खींचने को कहें। आसानी से उपलब्ध वस्तुओं जैसे कंकड़, पत्ते आदि का प्रयोग करके जमीन, मेज पर नमूना बनाएं और बच्चों को उस नमूने की नकल करने को कहें। जमीन पर कोई नमूना बनाएं। फिर बच्चे को चौक या ईंट का एक टुकड़ा देकर उसे जमीन पर बने नमूने को बनाने को कहें। इस क्रिया के लिए आप कोई भी सरल सा नमूना बना सकते हैं। 24.3.9 वस्तुओं के नाम पहचानना। सामान्य वस्तुओं के चित्र किसी गत्ते, चार्ट पर लगाएं और चित्रों के नीचे उन वस्तुओं के नाम लिखें, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। जितनी बार बच्चे चित्र देखेंगे वे उसके नीचे लिखे शब्दों को भी देखेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे वे इन शब्दों और अक्षरों को पहचानने लगेंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चे जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं और जिनका प्रयोग करते हैं उन चीजों पर उनके नाम भी चिपका सकते हैं, जैसे खिड़की, दरवाजा और शीशा इत्यादि। इसके अतिरिक्त मुद्रित शब्दों को पहचानने और इन शब्दों को वास्तविक वस्तुओं से संबद्ध करने में बच्चों की मदद करने के लिए आप निम्नलिखित क्रिया आयोजित कर सकते हैं। कमरे की वस्तुओं पर लेबल चिपकाएं। लेबलों को आप कागज की पर्चियों पर भी अलग अलग लिखिए और फिर इन पर्चियों को एक डिब्बे में डालें। प्रत्येक बच्चे को आप डिब्बे में से परवी उठाने को कहें और पर्ची पर लिखे शब्द को कमरे की वस्तुओं पर लिखे शब्दों में से पहचानने को कहें। बच्चों का अपना नाम पहचानने में बहुत मजा आता है। बच्चों की इस रुचि का आप सदुपयोग कर सकते हैं। आप प्रत्येक बच्चे के नाम एक पर्ची पर लिख उस पर्ची को बच्चे की वर्दी पर पिन से लगा दें। यह पर्चियों मेज, जमीन पर भी चिपकाइए और प्रत्येक बच्चे को अपना खाने का डिब्बा, प्लेट या अपनी किसी अन्य वस्तु उसी मेज या जमीन पर उसी जगह को रखने को कहें जहां उसका नाम लिखा है। इस तरह उन्हें अपने नामों की पहचान होने लगेगी और वे समझने लगेंगे कि उनका नाम दूसरों से किस प्रकार भिन्न दिखाई देता है। लेबल पहचानने की इस क्रिया को और रोचक बनाने व इसमें विविधता लाने के लिए चित्र प्रहेलिकाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। वस्तुओं के चित्र काट कर गत्ते पर चिपकाइए और फिर प्रत्येक वस्तु के नीचे उसका नाम लिखिए। अब प्रत्येक चित्र को 2 या 3 टुकड़ों में काटिए जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार चित्र प्रहेलिका तैयार है। अब 4-5 चित्रों के टुकड़ों को मिला दीजिए और फिर बच्चों को प्रत्येक चित्र के सभी टुकड़े ढूंढकर चित्र जोड़ने के लिए कहिए। जब बच्चे इस क्रिया को कई बार दोहरा लें तो चित्रों को हटाकर केवल वस्तुओं के नामों को ही प्रहेलिकाओं के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा बच्चे यह समझने लगेंगे कि अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं। 24 मार्च 2010 दृष्टिमूलक प्रत्यक्षीकरण और विभेदीकरण।
चित्र या वस्तुओं के छोटे से छोटे अंश को देख पाना और उनमें समानताओं और विभिन्नताओं पर गौर कर पाना एक महत्वपूर्ण पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल है। इसको दृश्यमूलक प्रत्यक्षीकरण और विभेदीकरण कहते हैं। इस योग्यता को विकसित करने के लिए क्या आप कुछ क्रियाएं सुझा सकते हैं? किसी चित्र का विस्तार से वर्णन करने की क्रिया, जिसके बारे में आपने उपभाग 24.3.6 में पढ़ा है, ऐसी क्रियाओं में से एक है। खंड की पिछली इकाइयों में बच्चों की मिलाने, वर्गीकरण और विभेदीकरण कर पाने की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए जिन खेल क्रियाओं का वर्णन किया है वे दृष्टिमूलक प्रत्यक्षीकरण और विभेदीकरण की योग्यता को सदद करने में भी सहायक होंगी। इन दृष्टिमूलक विभेदीकरण क्रियाओं के समान पिछली इकाइयों तथा इस इकाई में वर्णित श्रव्यमूलक विभेदीकरण क्रियाएं भी बच्चों में पढ़ना संबंधी कौशल विकसित करने में सहायक होती हैं। कौन सी भिन्न है? इस क्रिया के लिए ऐसी 4-5 वस्तुओं का समूह बनाइए जहां एक को छोड़कर बाकी सभी वस्तुएं एक दूसरे से संबद्ध हैं। बच्चों को वस्तुओं के समूह में से उस भिन्न वस्तु का पता लगाने को कहें। जब बच्चे क्रिया को सफलतापूर्वक कर लें, अर्थात इस भिन्न वस्तु को ढूंढ निकालें, तो उनसे पूछिए कि यह वस्तु समूह की अन्य वस्तुओं से कैसे भिन्न है। इस क्रिया के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। 3 चीजों के समूह में से उस वस्तु को पहचानने को कहना जिसमें 2 वस्तुएं समान और एक भिन्न हो। उदाहरण के लिए 2 काले गोले और एक लाल गोला, या 2 सफेद रंग की गाय और एक भूरी रंग की गाय का चित्र। 3 या 4 वस्तुओं का एक समूह जिसमें एक वस्तु का आकार या आकृति भिन्न हो। उदाहरणार्थ 3 बड़ी पेंसिलें और एक छोटी पेंसिल, या 3 वर्गाकार और एक तिकोनी वस्तु। 4 वस्तुओं के समूह में उस वस्तु को पहचानना जिसकी दिशा अन्य वस्तुओं से भिन्न हो। उदाहरण के लिए 3 सीधी गाजरें और एक टेढ़ी गाजर, या 3 हाथियों का मुंह तो बाईं तरफ हो और एक का दाईं तरफा। वर्णमाला के 4 अक्षरों में से एक भिन्न अक्षर को पहचानना। वह अक्षर ऐसा हो जो दूसरे अक्षरों से काफी हद तक मिलता जुलता हो, जैसे ई, ब ब ब व, ट ठ ठ थ, प प प य। थोड़े बड़े शाला पूर्व बच्चों के साथ आप इस क्रिया का इस्तेमाल भिन्न अक्षरों को पहचानने के लिए कर सकते हैं। चित्र में क्या गायब है? बच्चों को कुछ सामान्य वस्तुओं के ऐसे चित्र दिखाएं जिसमें उस वस्तु का कोई अनिवार्य हिस्सा गायब हो। बच्चों को गायब भाग पहचानने को कहें। उदाहरण के लिए उन्हें ऐसी साइकिल का चित्र दिखाएं जिसका एक पहिया गायब हो, या बिना बाजू की गुड़िया का चित्र। यह क्रिया वस्तुओं और चित्रों को ध्यानपूर्वक और विस्तार से छोटे अंश को देखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। भिन्नताएं बता पाना। बच्चों को 2 ऐसे मिलते जुलते चित्र दिखाएं जिनमें कुछ भिन्नताएं हों, परंतु यह भिन्नताएं एकदम प्रत्यक्ष न हो। अब बच्चों को उन चित्रों के बीच भिन्नताओं को बताने के लिए कहें। यह क्रिया बच्चों को तुलना करने, भिन्नताओं का अवलोकन करने और चित्रों को विस्तार से देखने की क्षमताएं पोषित करने में सहायक होती है। 24 मार्च 2011 बोल बोल कर पढ़ना। बच्चों की पढ़ने में रुचि जागृत करना एक महत्वपूर्ण लेखन पूर्व लक्ष्य है। इस रुचि को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? बच्चों में पढ़ने की रुचि तभी विकसित होगी जब वे पालनकर्ता और बड़े भाई बहनों को किताबों को शौक से पढ़ते हुए देखेंगे। इसके साथ ही साथ छोटे बच्चों को पुस्तकें देखने व पढ़ने के अवसर प्रदान करें। छोटे बच्चों को तस्वीरों वाली पुस्तकें और तस्वीरों वाली कहानी की किताबों से परिचित कराएं। तस्वीरों वाली कहानी की पुस्तक में लिखा बहुत कम होता है और तस्वीरों से ही कहानी साफ विदित हो जाती है, इसलिए ये किताबें बच्चों की योग्यता के अनुकूल होती हैं। इन पुस्तकों में परिचित वस्तुओं के बड़े बड़े चित्र होते हैं जिन्हें बच्चे पहचान कर खुश होते हैं। जहाँ तक संभव हो, शुरू में अच्छा रहता है कि जिन वस्तुओं की तस्वीरें बच्चों को दिखलाई जा रही हैं, वे वस्तुएं भी आपके पास हों ताकि बच्चे वस्तु और उसके चित्र को संबद्ध कर सकें। इससे वे वस्तु 3 आयामी को उसकी तस्वीर से 2 आयामी संबद्ध करने लगते हैं। हमें अधिकांश यह नहीं समझते कि बच्चों में ऐसी समझ अभ्यास से ही विकसित होती है। वस्तुतः बच्चों ने कई बार सेब देखा हो, लेकिन जब उसे पहली बार सेब का चित्र दिखाया जाए तो शायद वह उसे न पहचाने। इस समझ को विकसित करने के लिए बच्चों को बार बार चित्रों से परिचित कराना चाहिए। चित्रों वाली कहानी की किताबों में
चित्रों के साथ साथ बड़े बड़े अक्षरों में कहानी भी लिखी होती है। वस्तुतः मात्र चित्रों को देखकर भी कहानी पढ़ी जा सकती है। कहानी में लिखित भाषा भी सुस्पष्ट और बड़े बड़े अक्षरों में होती है ताकि पढ़ने योग्य बच्चे आसानी से उसे पढ़ सकें। जैसा कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए चित्र वाली कहानी की किताबों में कहानी काफी छोटी और सरल होती है। थोड़े बड़े बच्चे अधिक लंबी और अपेक्षाकृत जटिल कहानियां पढ़ सकते हैं। तथापि शाला पूर्व बच्चों के लिए कहानी छोटी व सरल होनी चाहिए ताकि एक ही बार में वह पूरी पढ़ी सुनाई जा सके। तस्वीरों वाली किताबें और चित्र वाली कहानियों की किताबें बच्चों को यह जानने में सहायक होती है कि पृष्ठ पर अंकित काले चिन्ह अर्थात लिखित भाषा एक कहानी कहते हैं। चित्रों वाली कहानी की पुस्तकों में से कहानी बच्चे को अकेले ही या समूह में बैठकर सुनाई जा सकती है। छोटे बच्चों के साथ समूह भी छोटे रखें। जैसे जैसे आप किताब में लिखी कहानी पढ़ें, आप शब्दों पर अपनी उंगलियों रखते जाएं ताकि बच्चे बोले गए और लिखित शब्दों में संबंध को जान सकें। यह उन्हें इस बात का एहसास करने में भी सहायक होगा कि पढ़ते समय पृष्ठ के बाईं ओर से दाईं ओर और ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं। बच्चों को भी ये पुस्तकें पढ़ने को दें। बच्चे इन्हें हमारी तरह तो अभी नहीं पढ़ पाएंगे। जब बच्चे इन पुस्तकों के पन्ने उल्टेंगे तो वे कहानी को भी पुनः स्मरण करेंगे और कुछ लिखित शब्दों को कहानी की घटनाओं के साथ संबद्ध करेंगे। केंद्र में बच्चों को किताबें उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। केंद्र का एक कोना पुस्तक कोना पुस्तकालय बनाया जा सकता है जहां बच्चे अपनी पसंद की पुस्तकें चुनकर उन्हें पढ़ सकें। याद रखें कि बच्चों को पुस्तकों के खराब होने के भय से उन्हें पुस्तकें छूने पकड़ने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पुस्तकों को सही ढंग से पकड़ने रखने के बारे में बताएं। इसके अतिरिक्त इन पुस्तकों पर जिल्द चढ़ी हो ताकि वे आसानी से फटे नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को पुस्तकें देने का प्रमुख लाभ यह है कि इससे बच्चों में पढ़ने की रुचि जागृत होगी। जब वे प्राथमिक स्कूल में जाना शुरू करेंगे तो यह उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वास्तव में यह उनके लिए जीवन पर्यंत भी सहायक होगा। पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों को विकसित करना अन्य शाला पूर्व क्रियाओं का भी एक हिस्सा होना चाहिए और खेलों, कहानियों तथा गीतों से संबद्ध होना चाहिए। इन कौशलों को विकसित करने का तरीका बड़े बच्चों की स्कूली शिक्षा के समान नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे औपचारिक स्कूली तरीके से सीखने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। बच्चे पर पढ़ने या लिखने का दबाव डालना उपयोगी और सहायक सिद्ध होने के बजाय प्रतिकूल सिद्ध होगा। कभी कभी माता पिता और अध्यापक यह बात नहीं समझ पाते कि शाला पूर्व बच्चों को खेल द्वारा सिखाना चाहिए। वे शाला पूर्व केंद्रों से पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों की बजाय पढ़ने और लिखने की योग्यता को विकसित करने की अपेक्षा रखते हैं। आजकल शाला पूर्व बच्चों से यह आशा की जाती है कि वे न केवल वर्णमाला के अक्षर लिख सकें परंतु साथ ही शब्द भी बिना गलती के लिख पाएं, परंतु यह बहुत गलत प्रवृत्ति है। 24.4 विलंब से बोलने वाले बच्चे। खंड 4 की इकाई 19 में आपने पढ़ा है कि कुछ बच्चों को बोल पाने में समस्या होती है। जैसा कि आप जानते भी हैं, शाला पूर्व केंद्र में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ज्यादा नहीं बोलते। ऐसे में आमतौर पर कार्यकर्ता को सबसे पहले यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या बालिका घर पर बोलती है या सामान्यतः घर और केंद्र दोनों ही स्थानों में चुप रहती है। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि कई बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहां बोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इसके परिणामस्वरूप ऐसे बच्चों की भाषा के विकास में विलंब की संभावना रहती है। तथापि हमें यह याद रखना चाहिए कि जहां एक ओर भाषाई विकास में पीछे होने का कारण घर में उत्प्रेरकों का अभाव हो सकता है, वहीं दूसरी ओर मंद भाषाई विकास का कारण बच्चे में श्रवण संबंधी विसंगतियां भी हो सकती हैं। कोई शारीरिक समस्या भी इसका कारण हो सकती है, जैसे खंड तालु क्लेफ्ट पैलेट डंडा। ऐसी समस्या वाले बच्चे को डॉक्टर के पास भेजें। देर से बोलने का कारण मानसिक मंदता भी हो सकती है। बच्चे में मानसिक मंदता है या नहीं, यह जांचने के लिए कार्यकर्ता को उसके घर जाकर पता लगाना चाहिए कि बच्चा सही समय में बैठने, घुटनों के बल चलने, वार्तालाप करने लगा था या नहीं। यदि उसमें उपर्युक्त क्षमताएं सही समय पर विकसित नहीं हुई हों, तो संभवतः वह मंद बुद्धि है।
विलंब से बोलने का कारण संवेगात्मक समस्या भी हो सकती है। इस पहलू के संबंध में भी केंद्र के कार्यकर्ता को माता पिता से बात करना अनिवार्य है ताकि यह विचार किया जा सके कि अब क्या करना चाहिए। विलंब से बोलने का मूल कारण यदि घर पर समुचित उत्प्रेरक का न होना है, तो केंद्र पर ही भाषा संबंधी विभिन्न क्रियाएं आयोजित करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों व उनकी अनिवार्यता के बारे में बताना आवश्यक होगा। ऐसे शाला पूर्व बच्चों को अपनी बात समझने के लिए इशारों का प्रयोग करने की बजाय बोलकर बताने पर बल देना चाहिए। ऐसा पाया गया है कि ऐसे शाला पूर्व बच्चे प्राय अपनी बात को पूरे वाक्य में अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, जब वह कहना चाहती है, आज सुबह मैंने एक कुत्ता देखा, इसकी बजाय वह मात्र यही कहे कुत्ता। ऐसी अपूर्ण भाषा बोलने वाले बच्चों को सुनने व बोलने के ज्यादा अवसर दिए जाने अनिवार्य हैं। उन्हें कहानियां सुनाने, कविता गाने, पहेलियां बूझने और भाषा संबंधी अन्य क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें अन्य बच्चों से बातचीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कार्यकर्ता को ऐसे बच्चों के साथ स्पष्ट शब्दों में बातचीत करनी चाहिए ताकि वे शब्दों के सही रूप को ग्रहण करें। अनिवार्यतः ऐसे बच्चों के साथ अंतःक्रिया में पालनकर्ता को अपेक्षाकृत अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। उनके लिए व्यक्तिगत क्रियाएं आयोजित करने की भी आवश्यकता होगी। उदाहरणतः, सामान्य रूप से कार्यकर्ता बच्चों के एक समूह को कहानी सुनाती है और फिर कहानी की घटनाओं और पात्रों पर चर्चा करती है। परंतु सीमित भाषाई कौशल वाले बच्चे को अन्य बच्चों के भाषाई स्तर के बराबर लाने के लिए पालनकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे को कहानी सुनानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। धीरे धीरे जब पालनकर्ता पाएगी कि नियमित रूप से बच्चे को प्रेरित करने से उसके विकास को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसे और बच्चे दोनों को ही यह संतोषप्रद लगेगा। 24.5 सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि पालनकर्ता किस प्रकार शाला पूर्व वर्षों में बच्चों के भाषाई विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। भाषाई विकास का मूल आधार है शाला पूर्व बच्चों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना। पालनकर्ता को उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और उनके साथ बातचीत करके प्रोत्साहन और समर्थन देना चाहिए। बच्चे जब यह देखते हैं कि उनकी बातों में पालनकर्ता रुचि दिखाते हैं, तो इससे उन्हें बोलने का प्रोत्साहन मिलता है। पालनकर्ता को बच्चों के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए उन्हें नए नए शब्दों से परिचित कराना चाहिए। याद रहे कि यह खेलपूर्ण ढंग से होना चाहिए। बच्चों के कथन में किसी व्याकरणिक गलती पर पालनकर्ता को उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और न ही मजाक उड़ाना चाहिए। यदि करना ही हो तो उनके कथन को विस्तृत कर अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गलती को सही करना चाहिए। पढ़ना और लिखना भाषा के अनिवार्य पहलू हैं। शाला पूर्व बच्चों को कुछ योजनाबद्ध संरचित अनुभवों की आवश्यकता होती है, जो उन्हें पढ़ने तथा लिखने के लिए तैयार करते हैं। शाला पूर्व बच्चों के भाषाई विकास को आगे बढ़ाने के लिए तथा पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों को विकसित करने के लिए कई क्रियाएं आयोजित तथा कार्यान्वित की जा सकती हैं। इसके अंतर्गत श्रवण संबंधी विभेदीकरण की क्रियाएं, गीत और बाल कविताएं, कहानियां, पहेलियां बुझाना, चित्र का वर्णन, दृष्टिमूलक प्रत्यक्षीकरण और विभेदीकरण, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, आँखों हाथों के बीच समन्वय, वस्तुओं पर लेबल लगाने, ऊंचे स्वर में पढ़ने की क्रियाएं आती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि शाला पूर्व वर्षों के दौरान खेलपूर्ण तरीके द्वारा सीखना उचित होता है। शाला पूर्व बच्चों से पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों के विकास की आशा करनी चाहिए, न कि पढ़ने और लिखने के कौशलों की परिपक्वता। किसी कार्य को करने के लिए बच्चों पर दबाव डालना, जबकि अभी वह उस काम को करने के लिए परिपक्व नहीं है, हानिप्रद होगा। शाला पूर्व केंद्र में कभी कभी कार्यकर्ता ऐसे बच्चों के संपर्क में आते हैं जो प्रायः चुप ही रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ता को बच्चे के चुपचाप रहने के कारण का पता लगाने के लिए उसके घर में जाकर उसके परिवार के सदस्यों से बातचीत करनी चाहिए और उसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यदि पालनकर्ता को लगता है कि बच्चे के चुप रहने का मूल कारण घर में ही भाषाई विकास के अपर्याप्त उत्प्रेरक है,
तो कार्यकर्ता को माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि भाषाई विकास को प्रोत्साहन देना कितना आवश्यक है और यह किस प्रकार किया जा सकता है। केंद्र पर पालनकर्ता को ऐसे बच्चों को विभिन्न भाषाई क्रियाओं में व्यस्त रखना चाहिए और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।